In our last lecture, we had studied a detailed account of Hardy-Weinberg equilibrium, and we are also came across various applications based on Hardy-Weinberg equilibrium. Or I mean to say, we had completed so many numerical equations based on HWE. HWE means Hardy-Weinberg equilibrium. तो you must not confused with this abbreviated form. Questions इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो उसको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया. और आई थिंक कि जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि बिल्कुल हमने एनसीईआरटी बेस्ड करना है, और इसमें व्हाट वी हैव टू डू, ओनली क्रैमिंग ऑफ एनसीईआरटी शुड बी देयर. चाहे वो सीबीएसई में आए एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस, या वो एग्ज़ाम्स में पीएमटी में पूछे जाएंगे, तो एवरीथिंग विल बी फ्रॉम इस पार्ट में से, वॉट एवर विल बी देयर फ्रॉम एनसीईआरटी. तो इस टॉपिक में, जैसे कि मैं नाम बता रही हूँ, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, एनसीईआरटी में यही टॉपिक दिया गया है, और इसी से रिलेटेड कुछ चार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स दे हैव गिवन द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ प्लांट एवोल्यूशन, थोड़ा सा जैसे भी है. और इवन वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स का मेनली दे हैव गिवन, और रेप्टाइल्स से रिलेटेड दे हैव गिवन 2 चार्ट्स. एक तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स कि जितने भी रेप्टाइल्स थे 3 या 4 या 5 मेन्स, उनके बारे में, और व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो वो हमने करना है, और दूसरा कि किस तरह से ये मैमल्स और रेप्टाइल्स इन व्हाट मैनर दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, व्हाट वाज देयर कॉमन एंसेस्टर. तो ये 2 चार्ट जो दिए गए हैं ना बुक में एनसीईआरटी में, वो तो हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी जब हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंगली डायग्राम्स को देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है. लिटिल बिट रिजेंबल, थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन किया हुआ है, वॉट एवर दे हैव गिवन इन एनसीईआरटी, जो भी उन्होंने थियोरेटिकल आस्पेक्ट दिया हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा ही डायग्राम से हम को रिलेट कर सकते हैं. रेस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी विल बी एक्सप्लेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायग्राम्स. उन डायग्राम्स में से किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम डायग्राम्स की हेल्प से ही करेंगे. तो आज मैं आपको सबसे पहले थियोरेटिकल, जितना भी ये थियोरेटिकल आस्पेक्ट है इवोल्यूशन का, वेदर इट इज़ रिलेटेड विद प्लांट और इट इज़ रिलेटेड विद एनिमल्स, उसके बारे में बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे कि एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नियर अबाउट what we can say near about 200 million years ago, 200 million years ago, 2000 million years ago, 200 नहीं 2000, or we can say 2 billion years ago, 2000 million years ago or 2 billion years ago, first cellular form of life was formed. If ये first cellular form of life that was formed up to the 2 billion years ago और 2000 million years ago बन चुकी थी. और इसका एक हमने डिटेल्ड ऑस्पेक्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ ए फर्स्ट सेल, उसकी हेडिंग के दौरान हमने कर ही लिया है. तो उससे आपको यू मस्ट बी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस आस्पेक्ट. तब उसके आगे किस तरह से इवोल्यूशन हुआ डिफरेंट प्लांट्स का और एनिमल्स का, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक, उसके बारे में ये सारा बताया गया है. तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ दैट वाज इनिशियली प्रोकैरियोटिक ही स्टार्ट हुई थी ना. तो फर्स्ट सेलुलर वाज अराइज्ड in 2000 million years ago, and mechanism of this कि in what manner these non cellular aggregates they are combined into a cellular one. इसका कुछ exact mechanism नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको वो बताया था ना, co-acervates microspheres बनते हैं, and all they are what we can say chemical additional reactions हैं, और polymerization reactions, जिसको हम कह सकते हैं chemical evolution was occurring during that time. ठीक है ना. कुछ भी बायोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं सिंपल, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स देन स्टिल कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बनते बनते इन व्हाट मैनर दे हैव गिवन राइज टू 2000 मिलियन ईयर्स एगो, ओनली देयर आर एजम्पशंस कि उनको एज्यूम ही किया जा सकता है जो
कि एक हमें लगता भी सही है कि इसी तरह से ही हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम। तो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म और इन व्हाट मैनर दीज जेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स जो जितने भी बने थे एंड हाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू द लाइफ, किस तरह से वो लिविंग सेलुलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए। तो फर्स्ट थिंग वाज क्लियर टू दैट टाइम। और इमीडिएटली आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सम ऑफ these prokaryotic cells they started evolving the evolution of oxygen. I mean to say the photosynthesis was started during that time also. स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया था और उसका भी चार्ट कैसे मैंने आपको बताया हुआ है, किस तरह से कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स वर डेवलप्ड स्टार्टिंग में, कैसे पिगमेंट्स उनमें डेवलप हुए एंड इनिशियल सेल्स दे वर डेवलपिंग हैविंग द पिगमेंट्स एंड दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस एंड व्हेनेवर फोटोसिंथेसिस वाज डन, तो व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय सम पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के द्वारा कैप्चर होती है और व्हाट हैपन्स, वाटर इज ऑल्सो स्प्लिटेड, लाइट रिएक्शन की तरह ही कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो वही लाइट रिएक्शन वाज ओनली विजिबल ड्यूरिंग दिस 2000 मिलियंस ईयर्स एगो। 2000 माया में ये फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी एंड फोटोसिंथेसिस वाज आल्सो नोटिस्ड, जिसमें देयर वाज इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, सनलाइट कैप्चरिंग बाय द पिगमेंट वाज देयर एंड फोटोलिटिक splitting of water molecules so that oxygen is evolved. So these were the major event that were seen during this period. So first we should know किस तरह से evolution photosynthesis started, photosynthesis or light reaction was observed. In what manner? Pigments absorb sunlight, pigments absorbed sunlight and these pigments were developed in these unicellular organizations. पहले unicellular organization प्रोकैरियोटिक में फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया में हुई थी स्टार्ट, ठीक है। उससे पहले कुछ थे प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट हुई, हीटरोट्रोपिक mode of nutrition was there, फिर chemotropic mode of nutrition and the photoautotropic means जिसमें sunlight was captured। ये सब चीज़ें तो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ पहले अपने वीडियोस में। तो अब हम इसको फिर से ही देख रहे हैं कि किस तरह से ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब किए, जो क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स वर डेवलप्ड इन दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही हुआ था ना सबसे पहले ये सब कुछ, नहीं उससे पहले तो एनऑक्सीजेनिक थी फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजन मीन्स देयर वाज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, instead there were more use of inorganic substance, no photolysis of water was there. Later on cyanobacteria evolved, they started evolving the oxygen, oxygenic हो गई photosynthesis and photolysis of water was there and it split gave rise to the oxygen. So oxygenic photosynthesis was seen during that process, oxygenic photosynthesis. So this was seen during the 2000 million years ago. Photosynthesis भी observe कर ली गई and it was moving towards the plant life. And later we see the what was there near about 2000 million 500 million years से पहले जितने भी थे इस दौरान, what we can say 500 मिलियंस ईयर्स के बाद और 2000 मिलियंस ईयर्स के बाद और 500 मिलियंस ईयर्स तक यूनिसेलुलर फॉर्म्स दे वर कन्वर्टेड इनटू द मल्टीसेलुलर, और आई मीन टू से कि मल्टीसेलुलर सिंपल इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड। और अप टू द 500 मिलियंस ईयर्स एगो जैसे कि एनसीईआरटी में बताया गया, तो होल ऑफ दीज इनवर्टिब्रेट्स दे वर डोमिनेटेड। तो इनवर्टिब्रेट्स डेवलप हो चुके थे, यानी कि इस समय के दौरान 2000 मिलियंस ईयर्स एगो से पहले अप टू 500 मिलियंस ईयर्स एगो तक यूनिसेलुलर वाज कन्वर्टेड इनटू, यूनिसेलुलैरिटी वाज कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलैरिटी। किसमें चेंज हो रहा था? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलैरिटी वाज चेंजिंग इनटू मल्टीसेलुलैरिटी। ये सब इस दौरान हो रहा था, लेकिन कुछ क्लियर इंडिकेशंस और एविडेंसेस ना होने के कारण नथिंग इज
clearly mentioned in NCERT. कुछ नहीं लिखा हुआ, बस they have mentioned the invertebrates were formed in near about 500 million years ago. और invertebrates क्या होती हैं? That are devoid of any backbone और what we can say notochord is absent. जैसे हम animal life पढ़ते हैं ना 11th class में, starting से we have seen if we start the animal kingdom, तो what we are starting में what we are going to study, sponges we have studied, porifera के बाद we have studied coelenterata के बाद platyhelminthes के बाद eschyhelminthes, फिर उसके बाद annelida, फिर mollusca, फिर and then we had come to slowly and steadily echinodermates. तो all they come under the invertebrates. Invertebrates में आते हैं, simple form है, simple invertebrates as well as complex invertebrates. और वो सब किस पीरियड में आए? 500 million years ago में आए. ठीक है, तो उस दौरान ये सब डेवलप हो चुके थे और आई मीन टू से मल्टी सेलुलरिटी वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड, पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुकी थी इस पीरियड के दौरान. और दीज इनवर्टिब्रेट्स वर आल्सो डोमिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. और अगेन व्हाट हैपेंड, सम ऑफ द jawless fishes they came near about 350 million years ago. I mean to say jawless fishes का means a little bit to movement towards the vertebrate organization. थोड़े थोड़े complex vertebrate organization they started developing. कुछ jawless fishes किस में आते हैं, जैसे कि हमने Agnantha और Gnathostomata that we have already studied that are moving towards the Pisces, class Pisces की तरफ मूव करते हैं ना. तो उससे पहले ये हमने सारे जॉलेस फिशेस भी पढ़े हैं क्लास 11 में, तो वो चैप्टर आप देखोगे तो उससे रिलेटेड वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर, तो उससे रिलेटेड जो भी जालेस फिशेस होंगी तो यू विल कम टू नो दैट ऑल दे डेवलप ड्यूरिंग दी 350 मिलियन ईयर्स एगो. फिर 350 मिलियन ईयर्स एगो तक जालेस फिशेस भी डेवलप, आई मीन टू से वर्टिब्रेट्स दे वर स्टार्टेड डेवलपिंग, वो डेवलप हो चुके थे. और इसके अलावा कुछ लैंड प्लांट्स जो थे ना, सीवीड और प्लांट्स, दे वर आल्सो प्रेजेंट नियर अबाउट 320 मिलियन ईयर्स एगो. 320 मिलियन ईयर्स एगो में दे वर एस्टेब्लिश्ड, दे केम फर्स्ट, कि जब प्लांट दे केम एंड डोमिनेटेड. ऐसा कहा जाता है कि प्लांट्स दे केम एंड डोमिनेटेड, जब तक लैंड एनिमल्स आए थे ना, स्टार्टिंग हुई थी उन्हीं की लैंड एनिमल्स की, उससे पहले ही प्लांट की जो लाइफ थी इट वाज एस्टेब्लिश्ड पूरी की तरह ऑल ऑफ द अर्थ पर उन्होंने डोमिनेट कर लिया था इस प्लांट लाइफ ने. एंड ऑल दिस वाज ऑकरिंग ड्यूरिंग दी 320 मिलियन ईयर्स एगो. और 350 में जावलेस फिशेस आई. और इन 1938 देयर वाज ए फिश हुज नेम वाज कोलीकांत. फिश लाइक करेक्टर थे कोलीकांत. साउथ अफ्रीका में मिली, साउथ अफ्रीकन ओशियंस में ये मिली, और इनको हम ना लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं. दीज आर लिविंग, एक बार ही मिली और उसके बाद इट वाज नॉट फाउंड, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला. इट वाज कॉट एंड इट वाज मूविंग. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, in 350 million years ago what happened, fish with strout and strong fins, कुछ ऐसे fish develop हुए जिनके बहुत strong fins थे. they could move into land and move out of they could move into water and move out of water towards the land. कभी land पर आती थी, कभी water में जाती थी. तो उसी तरह से ही 1938 में कोलोकांथ लाइक स्ट्रक्चर, एक फिश लाइक स्ट्रक्चर था जो बाद में एक्सटिंक्ट हो गई थी, वो साउथ अफ्रीका से मिली, जिसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, क्योंकि इट वाज कॉट in 1938. once it was caught and later on it was not found, बाद में नहीं मिली. और उसमें भी कुछ ऐसे ही करेक्टर थे एम्फीबियंस जैसे ही. और इसको हमने क्या नाम दिया, इस फिश लाइक स्ट्रक्चर को, कोलोकांथ को, लोबी फिन्स, क्योंकि इसमें कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिनके ऊपर फिन्स वगैरह, फिन्स जो होते हैं इनके व्हाट वी कैन से स्विमिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स, उनके ऊपर कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए थे, डेवलप्ड थे. तो इसीलिए दे वर कॉल्ड दी कोलोकांथ वर कॉल्ड दी लोबी फिन्स एंड दे ऑल इवॉल्व्ड इनटू एम्फीबियंस. वैसे तो ये क्या थे, एम्फीबियंस लाइक स्ट्रक्चर थे. अल्टीमेटली इनको एम्फीबियंस का एंसेस्टर बोला जाता है कि उस वक्त एम्फीबियंस डेवलप हो गए. दे कुड मूव इनटू लैंड, लैंड में जाते, लैंड एज वेल एज एम्फीबियंस में डेवलप हो गए.
और एम्फीबियंस के करेक्टरिस्टिक तो हमें मालूम है, दे मूव टूवर्ड्स द लैंड एंड फॉर फर्टिलाइजेशन दे मूव इनसाइड द वाटर, देयर इज ऑलवेज इन नीड ऑफ वाटर फॉर देयर फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस। तो एम्फीबियंस डेवलप हो चुके थे एंड दीज ऑन लेटर ऑन दे वर चेंज इनटू द रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसे थे, दे वर हैविंग द एग्स विद शेल्स unlike that of amphibians eggs. Amphibians eggs जो थे ना, they were not having proper कवरिंग इनकी प्रॉपर नहीं थी, जिसके कारण दे वर ऑल इवॉल्व इनटू प्रोटेक्टिव एग्स होने के ना होने के कारण उनकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती चली गई। एंड लेटर ऑन व्हाट हैपन्स व्हेन एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण एम्फीबियंस दे गॉट डेवलप्ड इनटू किस में चेंज हो गया, रेप्टाइल्स में। और रेप्टाइल्स के जो एग्स थे दे वर हैविंग स्ट्रॉन्ग शेल एंड दे कुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी हार्श, जितनी भी ब्राइट सनलाइट थी या कुछ भी आउटर सर्कमस्टांसेस से, जिसके कारण एग्स के चारों तरफ शेल होने के कारण और एग्स दे कुड नॉट ड्राइड इनटू द ब्राइट सनलाइट, वो ड्राई भी नहीं हुए एंड अल्टीमेटली दे वर ऑल फर्टिलाइज्ड एग्स वर developed and they all developed into the new ones। उन सब में ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज पॉसिबल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एम्फीबियंस लोबीफिन्स में चेंज हुए। लोबीफिन्स किसका नाम दिया हमने, कोलोकांथ का, जिसमें करेक्टरिस्टिक कुछ एम्फीबियंस थे और वैसे फिश लाइक स्ट्रक्चर था। और इट इज कॉल्ड दी व्हाट वी कॉल इट इज एक्सटिंक्ट नाउ। 1938 में इसको पकड़ा गया था बट नाउ इट इज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल का नाम दिया गया। साउथ अफ्रीका से इसको पकड़ा गया था। इट वॉज कॉट इन 1938 और लेटर ऑन दीज एम्फीबियंस जितने भी हैं मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, व्हाट वी कैन से टर्टल, टॉर्टोइसेस, इन सब के डिसेंडेंट्स ये सब कहाँ से बने, एम्फीबियंस से बने हैं। जो आजकल हमें नज़र आ रहे हैं ना टर्टल एंड टॉर्टोइसेस, ऑल दे आर फॉर्म फ्रॉम दी एम्फीबियंस। इनके डिसेंडेंट्स कौन से, डिसेंडेंट्स और वी कैन से एंसेस्टर्स आर एम्फीबियंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक पैरेलल एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की क्लियर कट डिमार्केशन वाज सीन, स्टार्टिंग से यूनिसेलुलरिटी से मल्टीसेलुलरिटी एंड देन इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स एंड देन वी ऑल दीज वर्टिब्रेट्स वर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी हायर एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ दी वर्टिब्रेट्स। तो ऑल दिस वाज हैपनिंग अप टू दी 350 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस वर डोमिनेंट ऑन दिस अर्थ। कुछ जो साइज थे ना, जैसे कि 200 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट और रेप्टाइल्स वर ह्यूज एंड डेगर्स, ह्यूज एंड बहुत फियरसम क्रिएचर थे। स्टार्टिंग में लैंड एनिमल्स थे और बहुत बड़े बड़े साइज के थे। तो रेप्टाइल्स वर डोमिनेटेड और ड्यूरिंग दैट पीरियड प्लांट्स के बारे में इन्होंने जो भी बताया हुआ है ना, मैं साथ साथ ही बता रही हूँ, बहुत कम दे हैव गिवन अबाउट द प्लांट। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल बी गेटिंग इट फ्रॉम आवर प्लांट्स वाले इवोल्यूशन वाले डायग्राम में से हम स्टडी करेंगे। तो अब इस टाइम पे जब रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे तो फर्न्स दे वर फॉर्म्ड, दे वर ऑल्सो डोमिनेटेड। फर्न्स डोमिनेंट हो चुके थे बट दे ऑल फेल डाउन एंड दे फॉर्म दी कोल डिपॉजिट। जैसे हमें मालूम है ना कि कोल को बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर आर फॉर्म इन फॉर्मेशन ऑफ कोल डिपॉजिट। और आजकल जो हमें कोल मिल रहा है फ्रॉम दी माइंस, ऑल दे आर नथिंग बट दी कंप्रेस्ड और हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म ऑफ दी ओल्ड फॉरेस्ट। जितने भी ओल्ड फॉरेस्ट जब दब गए थे ज़मीन के अंदर और वो किस में हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस में, वो ऑल दे वर कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइज्ड फॉर्म, व्हाट वी कैन से कोल की फॉर्म में वो डेवलप हो गए। और हम कह सकते हैं कि फर्न्स डोमिनेंट थे 300-200 मिलियन ईयर्स एगो एंड दे फॉर्म ए रिच डिपॉजिट ऑफ कोल आफ्टर देयर फॉलिंग डाउन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देन गेट कंप्रेस्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल ओवर देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस वाज हैपनिंग, this went on and ultimately these coal were formed and it was there in 200 million years ago। अब इसके बाद what was happening, reptiles जो थे ना, कुछ reptiles were went back to
इनटू द फिश, कुछ रेप्टाइल्स जो थे मूव इनटू द वाटर, रेप्टाइल्स मूव इनटू द वाटर एंड डेवलप्ड इनटू फिश लाइक स्ट्रक्चर। तो फिश और रेप्टाइल का एक एग्जाम्पल इक्थायोसॉरस देखने को मिलता है। इक्थायोसॉरस, व्हाट वी कैन से, इक्थायोसॉरस। It is a combination of reptiles with fishes. It was also seen during that period. कुछ reptiles they were moving into the water. Water में move कर रहे थे and they are changing, they were developing into this. जैसे कि आजकल भी कुछ reptiles जो हैं दे आर फाउंड इन वाटर एरिया, वाटर के अंदर, जैसे अभी हम एलिगेटर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो किस तरह से ये मॉडर्न डिसेंडेंट्स हाउ दे आर इवॉल्व फ्रॉम दिस फिश लाइक स्ट्रक्चर्स और एक्वेटिक एनिमल्स से इवॉल्व हुए या एम्फीबियंस से। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल की बारी आती है ना, देयर इज़ ऑलवेज ए टर्न ऑफ आफ्टर द एम्फीबियंस देयर कम्स द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आते हैं। तो ये सब हो चुका था किसमें, इक्थायोसोरस का, रेप्टाइल्स का, नियर अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड द लैंड रेप्टाइल्स में से सबसे पहले लैंड रेप्टाइल्स भी डेवलप हो चुके थे। बहुत सारे लैंड रेप्टाइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, बाद में देखेंगे हम। तो उसमें जो टायरेनोसोरस था ना, इसकी भी बुक में फिगर दी हुई है। टायरेनोसोरस वाज बिगेस्ट ऑफ ऑल और बहुत फियरसम था, डैगर लाइक टीथ थे और डैगर लाइक टीथ थे और सबसे ज़्यादा बड़ा था, 20 फीट इन हाइट। इसकी हाइट कितनी थी, 20 फीट, डैगर लाइक टीथ। और ये सब चीज़ें हम जुरासिक पार्क या ऐसी मूवीज़ में हमें डायनासोर्स के बारे में देखने को मिलता है ना, तो ऑल दे वर डोमिनेंट ड्यूरिंग 200 मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन 65 मिलियन ईयर्स एगो ऑल दे वर एक्सटिंक्ट। जितने भी ये रेप्टाइल्स थे ना जो बहुत लार्ज और फियरसम थे, ऑल दे वर एक्सटिंक्ट। और वट एवर देयर वॉज ए नेचुरल कैलेमिटी और वट वी कैन से फॉलिंग ऑफ मीटियोराइट वॉज देयर, वट वॉज द कंडीशन, एकदम से ये सब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, हम जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी नाम देते हैं। रेप्टाइल्स और डायनासोर्स वर एक्सटिंक्ट्स। ये सब डायनासोर्स की फॉर्म बताई हैं, इक्थायोसोरस, टायरोनोसोरस, ऑल दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डायनासोर्स जो कि बिग और वी कैन से फियरसम क्रिएचर थे ड्यूरिंग दी 200 मिलियन ईयर्स एगो। और उसमें सबसे बिगेस्ट कौन सा था, टायरेनोसोरस, 20 फीट हाइट का था, डैगर लाइक टीथ थे। और ये सडनली जब डिसअपियर हुए क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, और कुछ कहते हैं सम ऑफ द रेप्टाइल्स दे वर चेंज इनटू बर्ड्स, जैसे आर्चियोटेरिक्स के बाद टेरोडोन बुक में दिया हुआ है डायग्राम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। रेप्टाइल्स चेंज इनटू बर्ड्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आते हैं ना, तो कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले जैसे आर्चियोटेरिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑल्सो फिगर हैज़ बिन गिवन। तो जब वो फिगर आएगी तो फिर हम उसको फिर से एक बार से देख लेंगे। तो रेप्टाइल्स देवर चेंज इनटू दी बर्ड्स, और उसमें टेरोनोडोन जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड लाइक कैरेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो और इसी तरह से आर्चियोटेरिक्स जो रेप्टिलियन कैरेक्टर भी शो कर रहा है और बर्ड्स के कैरेक्टर भी, जिसको हमने डिटेल में पढ़ाई है। तो 65 million years ago what happened, all the reptiles were extinct ultimately by natural calamities, or what was there, all they were extinct or some were changed into the, किसमें change हो गए, they were changed into the bird like structures. Next came the what we can say ultimately the first mammals, they were shrew. स्टार्टिंग में इसके बाद रेप्टाइल्स के बाद किसकी बारी आती है, मैमल्स। और सबसे पहले जो मैमल्स आए ना, देवर लाइक श्रूज, श्रूज जैसे होते हैं ना, फर्स्ट मैमल्स देवर लाइक श्रू, श्रूज जैसे चूहा होता है ना, चुतुंदर या चूहा, उस तरह के स्ट्रक्चर्स थे, छोटे और 4 पीडल एनिमल्स श्रूज की तरह थे। और उसके बाद द फॉसिल्स इनके स्मॉल साइज के थे। और व्हाट वाज देयर कैरेक्टर, विविपेरस थे, और उनकी जो डेवलपमेंट थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज देयर इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में थी, ठीक है ना, नॉट इनसाइड आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी में ही यंग वंस प्रोटेक्टेड रहते थे। तो दिस वाज द मेन करेक्टर। और जैसे हमें मालूम है मैम, अब तो विविपेरस ही हैं ज़्यादातर मैमल्स, और दे हैविंग
व्हाट वी कैन से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज ऑलवेज देयर, किसी भी हम फीमेल की मैमल की ले लें तो एवरी टाइम एम्ब्रियोनिक डेवलप विल ऑकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल में ही होती है यूट्रस के अंदर. तो दिस वाज आल्सो सीन ड्यूरिंग दैट पीरियड. और मैमल्स दे वर आल्सो इम्पॉर्टेंट, उस टाइम वक्त इनकी ब्रेन्स की भी डेवलपमेंट हो रही थी, तो दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू सेंस द डेंजर. जो भी एनवायरनमेंट में प्रीडेटर्स होते थे या वॉट एवर डेंजर कंडीशंस वर देयर, उसको भी वो सेंस कर लेते थे, पहचान ले लेते थे. तो व्हेन दीज, जब रेप्टाइल्स कम हुए थे तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, दीज मैमल्स दे वर डोमिनेटेड, मैमल्स डोमिनेट हो चुके थे. और साउथ अमेरिका में, जैसे कि इन साउथ अमेरिका हॉर्स, हिपोपोटेमस, साउथ अमेरिका में जैसे आजकल के हॉर्स नज़र आते हैं ना, या हिपोपोटेमस, हॉर्स, हिपोपोटेमस, रैबिट्स, हिपोपोटेमस जिसको हम दरियाई घोड़ा बोलते हैं, ठीक हो, हिपोपोटेमस, देवर ऑल सीन, ये सब मिले. और उसके अलावा रैबिट, बियर भी, जिस तरह से रैबिट एंड बियर आजकल नज़र आते हैं ना, देवर ऑल्सो फाउंड इन साउथ अमेरिका, बियर एंड रैबिट. And during that period what happened, continental drift was there, again there was a genetic drift और continental drift. साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ मिल गया. और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका व्हेन दे वर कंबाइंड, तो नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स थे उन्होंने इनको छुपा लिया. तो आई मीन टू से साउथ अमेरिकन एनिमल्स, दीज मैमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स. तो इसी तरह की जेनेटिक ड्रिफ्ट किसमें, एक सेपरेशन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिली थी, जिसमें मार्सुपियल्स देवर सर्वाइव कर गए थे ना, क्योंकि उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं था, कोई भी कॉम्पिटिटिव प्लेसेंटल मैमल्स डेवलप नहीं हुए थे उस वक्त. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो कंगारूज और वी कैन से मार्सुपियल्स मैमल्स और पाउच्ड मैमल्स वर डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ही डेवलप हुए थे. तो ये सब चीज़ें, जितने भी मैमल्स थे, दे वर मूविंग हियर एंड देयर एंड दे वर डेवलपिंग और फ्लोरिशिंग. और इसी तरह से कुछ एक्वेटिक मैमल्स हम ले लें, जैसे कि एक्वेटिक मैमल्स में सील्स, whale, dolphin and sea cow, all they were seen during that period and they were included under the aquatic mammals थे. और moreover अब हम कहें तो मैमल्स दे वर ऑल डोमिनेटेड, और सबसे ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है मैमल्स की, और डिफरेंट इसकी जितने भी ग्रुप्स हैं दैट आर बीइंग सीन टुडे. और बहुत सारी लीनिएजेस भी डिस्कवर की गई हैं और फॉसिल रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग, जैसे कि एलिफेंट के बारे में, एलिफेंट की लीनिएजेस मिली हैं और हॉर्स की मिली हैं और हम कह सकते हैं ह्यूमन की. तो ऑन दैट बेसिस वन कैन से दैट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज ऑकरिंग. हॉर्स की तो हमने ब्रीफ में पढ़ी हुई है ना अपने लास्ट लेक्चर्स में. तो ये सब लीनिएजेस और इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑल दे आर इंडिकेटिंग ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन वाज देयर एंड ऑकरिंग ड्यूरिंग the time periods that I have discussed and all these are mentioned in NCERT. तो NCERT को ही मैंने डिस्कस किया है. इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैंने स्ट्रेस करके बताया. कोलोकांथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिविंग फॉसिल कहाँ पकड़ी गई, व्हाट इज़ द मेन करेक्टर, व्हाट आर लोबीफिन्स, एंसेस्टर्स कौन से हैं एम्फीबियंस के या रेप्टाइल्स के, एंसेस्टर्स कौन से हैं, एक थायोसोरस किस ग्रुप में आती है, और हाउ इट इज़ चेंजिंग इनटू लैंड रेप्टाइल्स, और डिफरेंट रेप्टाइल्स कौन से हैं. ये सब क्वेश्चंस इसमें से इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं. और इससे ज़्यादा नहीं इस वाले टॉपिक में से आपने डिटेल कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैंने रेफरेंस बुक्स देखी है ना, तो उनमें भी बहुत कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से दे हैव गिवन ए लॉट्स ऑफ डिटेल, बहुत डिटेल दी हुई है. तो जिससे कि कोई उसको इतनी ज़रूरत ही नहीं है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. थोड़ा करो और अच्छे से करो, यही होना है, यही चाहिए. और NCERT बेस्ड ही होता है सब कुछ, तो इसीलिए आपको यही करना है. और अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेरियस डायग्राम्स बेस्ड एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस कैसे हुए रेप्टाइल्स के और प्लांट्स के, वो हम एक बार देखते हैं.